देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल के चुनाव की है। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस लगातार 15 साल से सरकार में है, लेकिन भाजपा ने इस बार पूरा जोर लगा दिया है। भाजपा बंगाल को किसी भी कीमत पर जीतने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरा किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, मछली से लेकर झालमुड़ी तक, इन सब के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे नेता वहां पहुंचे, लगातार एक एक दो दो महीने काम किए और चुनाव को बहुत करीब से देखा, चुनाव को बदलते देखा। और अब एग्जिट पोल आए हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बंगाल में क्या भाजपा आएगी, कौन से फैक्टर हैं जो बीजेपी को वहां सरकार लाने में मदद कर रहे हैं, और सबसे खास बात, वो कौन से नेता हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे और अचानक जिनकी चर्चा चुनाव के आखिरी दिनों में शुरू हो गई। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सौरभ सिंह हैं, अकलतरा से पूर्व विधायक। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अकलतरा से पूर्व विधायक हैं सौरभ जी, और लगातार 1-1.5 महीने इन्होंने बंगाल में काम किया। सौरभ जी, बंगाल में आपने 1.5-2 महीने काम किया, एग्जिट पोल बहुत पॉजिटिव आया, आप लोगों के पक्ष में आया है। अभी क्या लगता क्या है आपको, और बंगाल में क्या चैलेंजेस थे आप लोगों के सामने? बंगाल में हमारी सरकार बन रही है और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उन एग्जिट पोलों में तो आज भी इतना संशय है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्जिट पोलों में बहुत सारे ऐसे एग्जिट पोल हैं जो उन्होंने एक दो एग्जिट पोलों ने बोला कि हम नहीं, यहाँ पर इस पर बंगाल में कुछ नहीं बोलेंगे। उसका कारण यह है कि बंगाल में आज भी इतना भय है कि बहुत सारे करस्पॉन्डेंट एग्जिट पोल के बाद भी बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे हैं। पर एक ना बोलना ही सबसे बड़ी चीज होती है कि बदलाव की वो निशानी है। बंगाल का जनमानस बहुत होशियार है। अगर आप इतिहास खोल के देखें तो बंगाल में कोई भी हंग असेंबली नहीं हुई। 2-2.5 साल एक 60 के दशक में दौर था। वो जिसको देते हैं वो भरपूर मतदान देते हैं और भरपूर मैंडेट देते हैं। पर उन्होंने इस बार चेंज का मन बना लिया था। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कार्य प्रणाली रही है इतने वर्षों में, उसको देखकर उससे प्रभावित होकर उन्होंने मन बना लिया था। पर जब हम शुरू में गए तब डर और भय का इतना वातावरण था टीएमसी का, लोगों का तब भी मन था पर बिल्कुल नहीं बोलते थे। पर धीरे धीरे चुनाव के आते तक वो बोलने लगे और अभूतपूर्व ऐतिहासिक मतदान का प्रतिशत। जब आप लोग शुरू में गए तो भय का माहौल था, तभी ये कैंपेन डिसाइड हुआ कि ममता के गुंडे और ममता के जो आतंक है उसको मेन टारगेट में लिया जाए, तभी तय हुआ? जनता की वहां मांग थी। इतना ज्यादा वहां कटमनी का काम चलता है, इतना ज्यादा गुंडागर्दी चलती है। हर इलाका पर क्लब बना के रखा है, वो क्लब में लोग बैठे रहते हैं। उसके बाद वहां पर ये मांग थी कि भाई इन लोगों को, ये जो गुंडे मवाली तत्व हैं, ये जो गलत लोग हैं, जो टीएमसी के गुंडे यहाँ पर घूमते रहते हैं और लोगों को रोकते हैं वोट करने के लिए, इनसे अगर निजात मिल जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जैसा कि हुआ। फ्री और फेयर इलेक्शन के कारण ही इतना ज़्यादा प्रतिशत जो गया, जो एवरेज बंगाल में 92-93% पोलिंग हुई दोनों फेस मिलाकर, उसका कारण यह था कि फ्री एंड फेयर वोटिंग हुई। लोगों ने जाके अपना मताधिकार का प्रयोग किया। किसको दिया ये तो 4 तारीख को सामने आएगा, बट हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हमको दिया है और हमारी सरकार बनेगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है। 2.5 लाख के करीब सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए, निर्वाचन आयोग ने तैनात किया। क्या लगता है उन जवानों के आने से लोगों में भरोसा बढ़ा कि नहीं, हम जाएंगे, हमारे साथ कोई हिंसा नहीं होगी? क्योंकि इस बार हिंसा भी बंगाल के चुनाव में बहुत कम हुई। नहीं तो आमतौर पे देखा जाता था 30-30, 35-35 लोग मर जाते थे, उनकी हत्या कर दी जाती थी। ये तो जो फिगर आप बता रहे हैं ये रिपोर्टेड फिगर है। अनरिपोर्टेड कितने फिगर थे इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और हम लोगों ने जाकर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंगाल के लोगों को समझाया कि ये वो बंगाल है जिस बंगाल में रेनेसां का मूवमेंट चालू हुआ, जहां से पूरा का पूरा हमारी आज़ादी का आंदोलन चालू हुआ। ये बंगाल जो पूरा का पूरा अंशुलियन समिति से लेकर विवेकानंद जी का बंगाल, स्वामी परमहंस का बंगाल, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बंगाल, बाघा जतीन का बंगाल, सचिदानंद सन्याल, ये बंगाल डर जाएगा अगर, और डर के वोट नहीं करेगा तो फिर तो ये प्रजातंत्र, जिसने आज़ादी दिलाई, जिसने ये प्रजातंत्र का सिस्टम खड़ा किया, वही बंगाल अगर डर जाएगा और वोट नहीं करेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस मूवमेंट को रियलाइज किया कि भाई हम आपको बोल रहे हैं, अब जाके वोट करिए, वोट क्यों नहीं करते?
वोट करना चाहिए। धीरे धीरे उनका मन का जो भय था वो भय हटा, बहुत सारे लोग आ गया, उन्होंने कहा नहीं हम वोट डालेंगे, देखा जाएगा जो होगा। 2 महीने में आप पूरा बंगाल समझ गए हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना पसीना बहाना पड़ा ये पूरा समझने और पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने जो पार्टी के नेतृत्व ने जो काम दिया था वो काम हम लोगों ने किया, और काम करते करते बहुत कुछ बंगाल में सीखने को और समझने को मिला। बंगाल की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक, बहुत बड़ी ऐतिहासिक विरासत है, और उस ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत को समझने का, बहुत नज़दीकी से देखने का एक सुनहरा अवसर मिला। और वहाँ पर जो अपार संभावनाएं हैं, उस अपार संभावनाओं को भी समझने का मौका मिला। हर एक आदमी वहाँ का परेशान था, रिक्शे वाले से, रेडी वाले से लेकर जो सबसे बड़ा उद्योगपति था वो परेशान था, और उनको एक राहत की सांस उन्होंने ली। और जिस राहत के साथ 29 तारीख को विशेषकर सेकंड फेज के एरिया में वोटिंग हुई, वो एक क्लियर कट दर्शाती है कि हमारी सरकार आ रही है। दूसरी चीज ये है कि जिस ढंग से बंगाल में 15 साल में टीएमसी की सरकार ने काम किया, उस काम से भी वहाँ के लोग समझ रहे थे कि जो जिहादी एलिमेंट्स के साथ इनके नाते जुड़ने लगे थे वो राष्ट्रहित में सही नहीं था। मैं उसी पे आने वाला था। वहाँ 2 नारे बहुत चर्चित रहे, जय श्री राम और जय बांग्ला। ये क्या लगता है जय श्री राम बोलने से बंगाल का, क्योंकि बंगाल के लोग बहुत ज्यादा अपने लोकल अस्मिता को मानते हैं, आप भी कह रहे हैं वहाँ जो बहुत सारे बुद्धिजीवी रहे, तो जय बंगाल और जय श्री राम के बीच बीजेपी को क्या जय बांग्ला वालों ने वोट किया होगा? देखिए, इस बार के चुनाव में 2 चीजें थी। कम्युनिस्ट शासन काल में 2 चीजों को बंगाल में उन्होंने खत्म किया, वो एक धर्म की राजनीति और एक जाति की राजनीति। कम्युनिज्म तो बोलता है माओ का कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ लाइफ, तो रिलीजन को वो करो, तो वो कहीं ना कहीं धर्म से दूर हो गए, क्लास की बात करते, वो क्लास की बात करते थे, तो वो क्लास का सिस्टम करीब करीब टीएमसी में भी चला। बट इस बार क्लास का सिस्टम ब्रेक हुआ। इस बार अभूतपूर्व ढंग से हम लोग उसके साक्षी हैं कि जो रामनवमी का जुलूस निकला, और रामनवमी के जुलूस में टीएमसी वालों ने भी स्वागत किया, और जो अन्य धर्म के भी लोग थे उन्होंने भी स्वागत किया। मतलब बदलाव देखने को बदलाव को ये देखने को मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम भी बोला, भारतीय जनता पार्टी ने जय बांग्ला भी बोला। बंगाल का भी विकास हो और जय श्री राम भी। वहाँ एक और मुद्दा आया मछली वाला, कि बीजेपी वाले आएंगे तो मछली खाना बंद करा दें। आप तो ठाकुर हैं, आप तो खाते होंगे मछली, की नहीं खाते आप? बिल्कुल खाते हैं। ये फैक्टर कितना कारगर रहा उनके टीएमसी के पक्ष के? वो लोग के पास उनकी राजनीति जो पूरी केंद्रित है, वो जो राजनीति केंद्रित है वो सिर्फ राजनीति ये करते हैं, अफवाह की राजनीति करते हैं। बीजेपी वाले आएंगे तो आपकी मछली बंद हो जाएगी, बीजेपी वाले आएंगे तो हॉकर्स को हटा देंगे, बीजेपी वाले आएंगे तो यहाँ पर ये गलत कर देंगे, यहाँ के सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएंगे। इस तरह की वो राजनीति करके, अफवाह फैलाकर, बांग्ला सेंटिमेंट्स को खेल कर गलत ढंग से, और एक तरफ दूसरी तरफ डराना धमकाना, मसल पावर और मनी पावर को यूज करके, ये पूरी उनकी राजनीति का कॉर्नरस्टोन है। तो वो अलग अलग नैरेटिव उन्होंने फेंका बार बार, और वो नैरेटिव चला नहीं। तो इसीलिए मोदी जी ने झाल मुड़ी खा के उनके नैरेटिव को तोड़ने का काम किया है, और गंगा में फोटोग्राफी भी की। मोदी जी ने जाके, बंगाल के साथ मोदी जी का पुराना नाता रहा है, तो वो जाकर उन्होंने वहाँ की उनकी संस्कृति, उनकी जो सभ्यता है उसको समझा। और वो प्रधानमंत्री जी का ने इस पूरे कैंपेन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, झालमुड़ी का वीडियो था, हुगली का वीडियो था, उतर के बहुत सारे बच्चों के साथ उन्होंने अभिवादन किया, और जहाँ पर शादी हो रही थी सिलीगुड़ी में, उस होटल में भी जाकर उन परिवार वालों से भी मिला। उन्होंने बोला मेरे कारण अगर कुछ असुविधा हो रही होगी तो मैं उसके लिए वो हूँ। तो ये उनका महान व्यक्तित्व प्रधानमंत्री जी का। मोदी जी समझ जाते हैं वोटरों की नब्ज। इन सब चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी ने लगातार बीजेपी पर अटैक किया, और टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी तो थी ही, अभिषेक बनर्जी, साइनी घोष, महुआ मोइत्रा, इन लोगों ने भी बीजेपी पर बहुत अटैक किया। क्या इन लोगों का असर कुछ पड़ेगा चुनाव में, क्योंकि उनकी तरफ से ये लोग पूरा खुलकर मोर्चा संभाले हुए थे? इनका क्या है, इनकी राजनीति है लोगों को डराना, धमकाना, और इस ढंग से राजनीति करना। बट बंगाल की जनता इस बार मन बना ली थी कि हमको चेंज करना है। आज वो जिसको भी धमका रहे थे, वो उनका धमकाना एक पैटर्न हो गया है। प्रजातंत्र में आप किसी से धमका के वोट नहीं ले सकते, आप प्यार से वोट ले सकते हैं।
अपनी बात को बोल कर वोट ले सकते हैं, अपनी योजनाओं को बताकर वोट ले सकते हैं। पर वो जो धमकाने की पॉलिटिक्स थी, वो धमकाने की पॉलिटिक्स चल गई जितने दिन तक चलनी थी, पर धमकाने की पॉलिटिक्स से जनता को वहां पर एलर्जी आ गई थी कि उनका एक टीएमसी का स्पोक्स पर्सन है, उसका काम ही ये था सुबह से शाम तक धमकाना, जिसको पाना उसको धमकाना। मोहिया मित्रा जी का काम था जिसको पाना उसको धमकाना, साइनी घोष का काम था वही काम, अभिषेक बनर्जी को जैसा पाना, ममता बनर्जी को, हर उनका नेता सिर्फ धमकी की भाषा करता था। आपने अगर 15 साल सरकार चलाई है तो आप जनता को बताओ ना कि हमने पॉजिटिव क्या किया आपके लिए। सही बात। पॉजिटिव बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था। बैंकरप्ट स्टेट है, सड़कें बनी नहीं है, केंद्र की कोई योजनाएं हैं नहीं, कोई विकास हुआ नहीं है, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, इसलिए उनको बताने के लिए कुछ भी नहीं था जनता के पास। तो इस ढंग से गलत नैरेटिव बनाना और लोगों को धमकाना। महुआ मोइत्रा की बात करते हैं, आप 2 महीने रहे, आपकी एक भी तस्वीर आई नहीं। हम लोगों को भी, अब तो मीडिया से जुड़े हैं तो थोड़ा बहुत पता था कि सौरभ जी गए हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतने लंबे। लेकिन एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की और उस तस्वीर में सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष को टारगेट किया और आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम के लोग इस तरीके से गड़बड़ियां कर रहे हैं, वो बताएं उसकी सच्चाई क्या है। कि हम लोग अपना काम करने गए थे जो हम लोग को मैंडेट मिला था, और कुछ काम हम लोग अच्छा कर रहे होंगे या उनका हम अपने लिए अच्छा काम कर रहे थे तो उससे उनका कुछ राजनीतिक नुकसान हो रहा होगा, इसलिए उनको असहज लगा होगा, कुछ तकलीफ हुई होगी, तो उस ढंग से फिर वो धमकी की राजनीति में आ जाती है। तो उनके पास क्या है कि सिर्फ धमकी है और कुछ है नहीं। आप तर्क और कुतर्क पे बात करिए ना। महुआ मोइत्रा ने आपके होटल की फोटो जारी की। आमतौर पे बोला जाता है कि बीजेपी अपने लोगों को दूसरी पार्टी में प्लांट करती है, वो लोग जो है कमजोर रहते हैं, जानकारियां आती हैं। आपके अंदर, घर के अंदर कौन भेदी था जो आप लोग की होटल के अंदर की तस्वीर उनके पास पहुंचा दिया? नहीं, ऐसा तो ही था, हमारे अंदर कोई नहीं था। क्या होता है, इतने दिन से आप लोग काम करते हैं, इतने से लोग रहते हैं, तो उनके भी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वो रहते थे होंगे, नीचे कहीं पर रहते हैं, तो उनको पता होगा कि आदमी कौन आ रहे हैं, रुके हुए हैं, तो कौन आदमी है और ये आदमी का क्या आना जाना है। हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं था, बट आप लंबे समय तक रहिए तो लोगों को तो पता चल ही जाता है। तो किसी से पूछ लिया, किसी से बात कर लिया, तो होटल में कर रहे हैं तो वहाँ पर तो होटल में तो हम एक्चुअली होटल में नहीं थे हम लोग, मैंने होटल बता दिया, वो एक होम स्टे टाइप की जगह थी जिस पर थे हम लोग। पर वहाँ पर होम स्टे में रह रहे थे तो बहुत सारे लोग आना जाने वाले थे, सामने रोड था, लोग आते थे जाते थे, मिलते थे, हम लोग भी बाहर निकलते थे, इतने समय से एक जगह रहे, तो हमारे बीच में कोई भी ऐसा नहीं था, कोई ऐसी प्लांटिंग नहीं थी। वो उनके बीच में कोई उनका कार्यकर्ता होगा जो हमारे पीछे लगाया होगा। लेकिन उस तस्वीर से एक पॉजिटिव आपके लिए आया। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेताओं ने बोला कि महुआ ने ट्वीट कर दिया कि नितिन नवीन जी की कोर टीम के आदमी है सौरभ सिंह जी। तो क्या राष्ट्रीय बॉडी में जाने का रास्ता उनका खुल गया है क्या? ये सब जो घटनाक्रम हुआ आपके लिए पॉजिटिव है, ये हो सकता है क्या? मुझे नहीं पता क्या है करके, मेरे को जो पार्टी ने काम दिया मैंने काम किया, ईमानदारी से किया, जो उसका रिजल्ट आएगा। और मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, पूरे देश की एक टीम लगी हुई थी, और मेरा तो कुछ नहीं था उस टीम में, हम लोग सब लोग साथ काम करते थे। और रिजल्ट 4 तारीख को पॉजिटिव आएगा, तब हमारी सारी मेहनत की सार्थकता निकलेगी। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं तो पार्टी जो काम देगी, पहले भी जो पार्टी ने काम दिया वो किए, भविष्य में भी जो काम दिया वो करेंगे पार्टी ने जो बोला। पहले के काम तो हमको याद है, आप लोग मोर आवास मोर अभियान किए, मोटरसाइकिल से आप और ओपी चौधरी जाते थे, तमाम संघर्ष किया और यहाँ सरकार आई, वहां भी आप लोगों ने अच्छा काम किया। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को लगता है कि सौरभ सिंह, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि कुछ लोग छत्तीसगढ़ से जा सकते हैं, तो आपकी दिली इच्छा है दिल्ली की पॉलिटिक्स में? या मैंने आपको कहा कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी जो काम देगी, कभी उन्होंने पंचायत चुनाव का प्रभारी बनाया तो पंचायत चुनाव को लड़ा ईमानदारी से, जब माइनिंग में बैठाया माइनिंग कॉरपोरेशन में तो माइनिंग कॉरपोरेशन में ईमानदारी से काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी जो काम देगी, जिस तरह का काम देगी, उस काम को प्रयास रहेगा मेरा कि उसको सारी मेहनत के साथ, सारी तल्लीनता के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ करूँ। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेता गए थे, उन नेताओं से आपकी बातचीत होती होगी, अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोग गए थे, उनका क्या फीडबैक है इस पूरे चुनाव को लेकर? बहुत सारे हमारे नेता वहाँ पर थे, बहुत लंबे समय से थे, सभी का फीडबैक पॉजिटिव था। और सभी का यह अनुभव है कि शुरू में जब गए तो चीज़ें कठिन थी, क्योंकि लोग डर में थे, बोलते नहीं थे। बाद में धीरे से जब आचार संहिता लगी, धीरे से चुनाव नज़दीक आने लगा, उनके मन में ये विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, तब खुल के लोग बोलने लगे। आखिर हफ्ते में तो बिल्कुल माहौल बदल गया था। ये अनुभव मेरा ही नहीं है, ये अनुभव सभी लोगों का है।
एक सवाल रहेगा कि बंगाल की पॉलिटिक्स, क्योंकि 30-35 साल कम्युनिस्ट का शासन, 15 साल टीएमसी का शासन, और अब जो है एग्जिट पोल में ही सही आप लोग की सरकार बनती नजर आ रही है। और क्या रोड मैप क्या रहेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि मोदी जी कहते हैं सारी सीटों पर मैं फेस हूं, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सब चीजों को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे आप लोग, लोगों में आम राय कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, और कौन फेस होगा। मुख्यमंत्री का तो निर्णय भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व करता है, उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जो निर्णय होगा वो हो जाएगा। ये बात मैं आपको जरूर बोल रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद हम लंबे समय तक वहाँ पर सत्ता में रहेंगे, क्योंकि बंगाल का ये इतिहास रहा है और बहुत सारी बंगाल की जो संभावनाएं हैं, बंगाल में जो ग्रोथ की संभावनाएं हैं, जो काम करने की संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं में आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। मछली की आपने बात की तो मैं बोल रहा हूँ, वही मत्स्य संपदा योजना बंगाल में लागू नहीं हुई। अच्छा। और वहां पर मछली के जो लोग हैं, जिनको मछली किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए उस योजना से, तालाब गहरीकरण के लिए, तालाब उन्नयन के लिए पैसा मिलना चाहिए। जो जो वहां पर रेडी वाले मछली बेचते हैं, उनको जो आइस क्यूब, साइकिल, मोटरसाइकिल मिलनी चाहिए, वो योजना नहीं मिलती वहाँ। अब उस योजना का लाभ जहाँ से मिलने लगेगा तो अपने आप ही सारी बातें बनने लगेंगी। हमने वहां पर कहा कि हम आलू की खरीदी करेंगे, 3100 रुपए में धान की, आलू बहुत बड़ा फैक्टर है, 3100 रुपए में धान की खरीदी करेंगे। वो वहां पर कभी धान खरीदी होती ही नहीं थी। तो ये तो बंगाल के लिए नई चीज थी। और ये चीज को आप देखिएगा कि बंगाल को भी भारत के अन्य भाजपा शासित राज्यों में जो लाभ मिलता है डबल इंजन की सरकार का, वो लाभ उनको मिलने लगेगा डबल इंजन की सरकार का। और वो जब केंद्र की योजनाएं वहां पर जाकर लागू होने लगेंगी तो आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं चलता वहां। अच्छा, नहीं चलता? नहीं चलता आयुष्मान भारत का कार्ड। बताइए। लोग वहां से इलाज कराने के लिए उड़ीसा जाते हैं, झारखंड जाते हैं इलाज करने के लिए। वहां का करीब करीब लगभग 30 से 40 हजार युवा सिर्फ उड़ीसा में पढ़ाई करता है, क्योंकि जो वहां का एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने बिगाड़ के रखा है। यूनियनबाजी, एजुकेशन सिस्टम में भी यूनियनबाजी, एडमिशन में यूनियनबाजी। आपको मैं एक लास्ट चीज बता रहा हूं, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, अगर आपको खून भी चाहिए, तो जब तक टीएमसी का आदमी नहीं बोलेगा तो लोगों को खून नहीं मिलता। ये तो बहुत ये मैं आपको अंतिम बात बता रहा हूँ, गंभीर बात है ये तो। आपको उसके लिए खून कर, वो बोलेगा कि साहब आपने दूसरी पार्टी को वोट दिया तो आपको हम खून काहे दें। मतलब इस तरह की अमानवीय सरकार वहां चल रही थी। मतलब वो राज्य जो जिसके नेता कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वहां पर जो खून जो है, खून का भी जो डिसाइड होगा, अगर ब्लड बैंक से खून दिया जाएगा, किसी की मौत, जीवन और मृत्यु की बात है, उसको भी टीएमसी डिसाइड करती है। बहुत गंभीर है। खैर, आप लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। और जो आपने बोडो क्लब की बात की, क्लब जो है वो लेफ्ट पार्टी के समय भी था और क्लब से ही लेफ्ट पार्टी भी पूरे चुनाव को डील करती थी। ममता बनर्जी भी डील कर रही हैं। और मोदी जी ने वोटिंग के दिन एक गोल मारा, वो भी एक क्लब का ही गोल था। तो क्या सटीक गोल जो है मोदी जी का बैठेगा, या फिर बंगाल में बीजेपी को और संघर्ष करना पड़ सकता है? नहीं, बंगाल में हमारी सरकार बन रही है। इन्होंने तो फुटबॉल क्रेजी बंगाल बोलते हैं, मेसी को लेकर आए ये बंगाल में और मेसी का ही कार्यक्रम को मिस कर दिया पूरा। अच्छा। ये तो इनका आलम था, मेसी को कहीं से लेके आए और मेसी इतना बड़ा जो फुटबॉलर था, फुटबॉल क्रेजी बंगाल बोलते हैं, उस कार्यक्रम को ही पूरा मिस कर दिया इन्होंने। ये तो इनका नैरेटिव था, तो इस ढंग से बंगाल चला रहे थे। और आपको मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इतनी अव्यवस्था और इतना अव्यवस्था का आलम मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कहीं नहीं देखा। जबकि पढ़े लिखों का सिस्टम है, पढ़े लिखों का बंगाल है, सारी चीजें हैं, ये कभी नहीं देखा। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि समय भी पूरा हो रहा है। इंडिया गठबंधन के बाकी दल टीएमसी के साथ खड़े रहे, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और तमाम लोग, लेकिन राहुल गांधी ममता के खिलाफ खड़े थे। जो बात बीजेपी कह रही थी कि ममता भ्रष्ट है, ममता गुंडागर्दी करती, वही बात राहुल गांधी ने भी कहा। इसका कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को, और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को आप किस तरीके से देखते हैं? ये इंडिया गठबंधन तो धीरे धीरे खत्म होने वाला है।
इंडिया गठबंधन में तो वो ताकत रीजनल पार्टीज़ के अपने सिस्टम होते हैं, और रीजनल पार्टीज़ के जो अपने सिस्टम होते हैं वो सिस्टम रीजनल पार्टीज़ के ऐसे ही चलते हैं। इंडिया गठबंधन के लोगों को झारखंड में ममता बनर्जी ने जाकर उनकी मदद की तो सिर्फ हेमंत सोरेन जी आके उनका प्रचार कर रहे थे, या और दल के लोग थे, कभी अखिलेश जी भी आए, तो ये तरह की प्रचार वो कर रहे थे क्योंकि उनका अपना कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मेल मिलाप उठना बैठना है, अलायंस का सिस्टम है। जहाँ तक रही राहुल गांधी जी की बात, तो राहुल गांधी जी ने भी यथार्थ को कम से कम स्वीकारा और कांग्रेस पार्टी ने सारी सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्होंने यथार्थ को स्वीकारा कि वही कट मनी है और बाकी सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे उनके जो नेता थे उन लोगों ने उनको बाहर जाकर बंगाल की वस्तुस्थिति को बताया कि ऐसी ऐसी थी। वो जो वस्तुस्थिति हम देख रहे थे उसी चीज़ को उन्होंने भी देखा। उन्होंने ममता बनर्जी का चश्मा नहीं लगाया और एक निष्पक्ष चश्मे से बंगाल को देखा। लंबे समय बाद कांग्रेस निष्पक्ष चश्मे से देखी है। कांग्रेस जितना वोट काटेगी, क्योंकि वहां बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही पूरा चुनाव है, उससे बीजेपी की कितनी सीटें गेन हो जाएंगी? बंगाल में कांग्रेस का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, पर मैं इसलिए आपको इस बात को बोला करके कि वो जो सच्चाई थी वो सच्चाई तो है, ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि उनका लूट खसोट बाकी सारी चीज़ का जो सिस्टम था वो है, और वो एग्जैक्ट रिजल्ट बताएगा कि किन सीटों पर वो कितने इफेक्टिव हुए और कितना वोट वो ले पाते हैं, कितना वोट नहीं ले पाते, क्योंकि उनका संगठन और बाकी सारी चीज़ ऑलमोस्ट बंगाल में है ही नहीं। कुल मिलाकर 4 तारीख को पता चली जाएगा कि चुनाव का परिणाम क्या आ रहा है। हालांकि भाजपा बहुत आश्वस्त है इस विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में को केंद्र में सरकार संभालने के बाद सिर्फ एकमात्र राज्य बंगाल है जहां बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है। एग्जिट पोल के नतीजे से भाजपा बहुत उत्साहित है, भाजपा को उम्मीद भी है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया है कि 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। अब देखना होगा, 4 मई पर सबकी निगाहें रहेंगी और देखना होगा बीजेपी सरकार में आती है या फिर वहां खेला होता है।